Okay, students, today we will learn part number 3, chapter number 4, the Mughal Empire. राइट तो इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था कि किस तरह से मुग़ल एम्पायर का किंग लोग ने रूल किया था यहाँ पे, तो कौन सा ईयर में रूल किया था वो सब लोग यहाँ पे हम लोग रीड करेंगे. ओके, नाउ दिस ये यहाँ पे इंडिया का एक मैप है, जिस मैप के यहाँ पे इंडिया जो है, काबुल जो यहाँ पे पानीपत और ये दिल्ली सब कुछ हम लोग मुग़ल एम्पायर ने अपने हाथ में कब्जे में ले लिया था. उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे तक, यहाँ से बिहार तक, यहाँ से बेरार और अहमदनगर के ऊपर तक, और यहाँ से घूमते हुए बंगाल उड़ीसा की इस बाजू तक, यानी कि जो ये रेड कलर जो दिखता है ये पूरा का पूरा जो था वो मुग़ल एम्पायर ने अपने हाथ में ले लिया था. राइट, तो ये ट्रेडिशन होता था इनका. क्या था? ट्रेडिशन एक बिजनेस होता था यहाँ पे. तो मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ ट्रेडिशन सक्सेस कैसा हुआ, किस तरह से उनका ट्रेडिशन सक्सेस यहाँ पे हुआ, मतलब उनका मार्केटिंग, उनका बिजनेस कैसा सक्सेस यहाँ पे हो गया. तो मुग़ल डिड नॉट बिलीव इन द रूलर ऑफ प्रोमिग्रेचर. मुग़ल को प्रोमिग्रेचर में कोई इंटरेस्ट नहीं था. प्रोमिग्रेचर मतलब ज्येष्ठ अधिकारी, यानी कि बड़े लोगों का जो आगे जो बड़े लोग जो थे ना, वो लोग जो रूल्स कर रहे थे, किस तरह से वो लोग रूल कर रहे थे वैसा उनको आगे लेके जाने के लिए उनको कोई इंटरेस्ट उसमें था नहीं. द मुगल्स डिड नॉट फॉलो द रूल ऑफ प्रोमिग्रेचर एंड बिलीव्ड इन द कॉपरेंस इनहेरिटेंस, यानी कि सदात्यादाता बोल सकता है उसको, कि आगे जाकर फ्यूचर उन लोग टाइम टू टाइम सब कुछ उसको चेंज करना वो लोग चाहते थे. सेकंड जो था वो रूल ऑफ प्रोमिग्रेशन मीन्ट एल्डेस्ट सन्स ऑफ इनहेरिट हिज फादर एस्टेट, यानी कि अपना बड़ा बेटा जो होता है वो अपना पप्पा का जो राजगद्दी जो बोलता है राजा लोगों का, जो कि दो पीपल्स दोस आर सिटिंग ऑन द किंग्स थ्रोन्स, है ना, थ्रोन के ऊपर, जहाँ पे द एल्डेस्ट सन विल बी seated. Third is that a cooperative inheritance mean division of inheritance amongst all the sons, यानी कि सभी बच्चों को, सभी बेटों को राजगद्दी में उनको वहाँ पे मिलना चाहिए. तो इस तरह से वो लोग वहाँ पे क्या होता था, ट्रेडिशन मुगल सन्स वहाँ पे सक्सेस हुआ करते थे. The Mughals did not believe in the rules of primogeniture, where the eldest sons inherited his father's estate. Instead, they follow the Mughal and Timurid custom of cooperationary inheritance, or a division of inheritance among all the sons. Follow the highlighted passage in table 1 and note the evidence for the rebellion by Mughal prince. Which do you think in a fairer division of inheritance, primogeniture or cooperationary? राइट, तो यहाँ पे तो ये उनका सक्सेस था, यानी कि अपने अपने बच्चों को हिस्सा दे देना, और उनको अपना सारा का विल जो था वो बंटवारे के तौर पर लोग दे देते थे, डिवाइड कर देते अपने बच्चों के बीच में, और वो अपना राजगद्दी को वहाँ पे संभालते थे. मुग़ल रिलेशन विद अदर रूलर्स. मुग़ल किस तरह से रिलेशन रखा जाता था अदर रूलर्स के साथ में, मतलब जो मुग़ल नहीं था उनके साथ, जो राजगद्दी में बैठा, कुछ जगह पे था जहाँ पे छोटा छोटा किंगडम जो होते थे उनका किंग जो होते थे उनके साथ वैसा कैसा रिलेशन लोग रखते थे. टेक ए लुक एट टेबल once again. You will notice the Mughals rulers campaigns constantly against rulers who refused to accept their authority, but a Mughal became powerful. Many other rulers also joined them voluntarily. यानी कि कुछ जगह पे कुछ जो राज्य सिंहासन जो राजा लोग जो थे वो लोग मुगल्स का जो लॉस एंड ऑर्डर जो थे उन लोग रूलर्स को उनको एक्सेप्ट करता नहीं था. इसलिए द राजपूट्स आर ए गुड example of this. Many of them married their daughter into Mughal families and received high position, but many resist as well. यानी कि क्या होता है, मतलब ये इनका एक वन टाइप एक पॉलिटिक होता है ये, कि अगर सामने वाला अगर अपना राज्य को मुग़ल के एम्पायर की तरह अगर वो नहीं चलाना चाहता है तो मुग़ल क्या करेंगे मालूम, अपने बेटे को उनके बेटियों के साथ शादी करवा देते, ताकि उनका रिश्ता जो होता था वो क्या हो जाता, एकदम से मजबूत हुआ करते थे. लेकिन कुछ लोग जो होते थे उसको मना कर देते, भाई हम लोग इसके लिए तैयार नहीं है, हमको ये रिश्ता मंजूर नहीं है. इस तरह से वो लोग बोलकर मना करके वहाँ से निकल जाता था.
The Sisodia Rajput of Mewar refused to accept Mughal authority for a long time. अब यहाँ पे देखो सिसोदिया राजपूत जो मेवाड़ का राजपूत जो था सिसोदिया, वो उसने मुग़ल अथॉरिटी को मानने के लिए एक्सेप्ट करने के लिए वो लंबे टाइम तक उसने ये लड़ाई करते रहा. वंस डिफीटेड, लड़ाई भी किया. हाउएवर दे वेर हॉनरेबल ट्रीटेड बाय मुगल्स, गिवन देयर लैंड्स वतन बैक एस असाइनमेंट वतन जागीर. और लड़ाई करने के बाद मुगल्स को अपना जगह को वापस उनको देना पड़ा राजपूत लोगों को. द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफेटिंग बट नॉट humiliating their opponents enabled to Mughals to extend their influence over many kings and chieftains, but it was difficult to keep this balance all the time. Looked at the table one again more. Aurangzeb insulted Shivaji when he came to accept Mughals authority. What was the consequence of this insult? अब यहाँ पे देखो कि राजपूत लोग जो थे उन लोग ने लड़ाई करके वापस मुगल ने पहले ले लिया था राजपूत के पास से, लेकिन वापस राजपूत लोग ने उनके साथ लड़ाई कर सारा का सारा जो किंगडम जो था उसने अपना वापस ले लिया. वतन के तो वतन बोलता है जैसा अपना जागीर जो जागीर बोल सकता है, वतन जागीर. और बिल्कुल केयरफुली ये बैलेंसेस आपस में उन लोग आगे बढ़ते जा रहा था. लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कि औरंगज़ेब को इंसल्ट किया किसने? शिवाजी ने, जब मुग़ल का अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं किया तब. तो ये व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इंसल्ट, इस इंसल्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था, राइट. सेकेंड इज मानसबा दास एंड जागीर दास. मानसबा दास मीन्स Mansabadas means that the person who is getting a good great power to take care of their rank and salaries and military responsibilities, right. तो ये है मानसबादास. एंड जागीर that the people those who are getting the authority of to take care of their लैंड्स, राइट. द लैंड जो होता है वो जागीरदार किसका है ऐसा बोलता है ना, तो वो किसको दिया जाता है और उनको उसको देखभाल करना पड़ता है. एज द एम्पायर एक्सपांडेड टू एनकम्पोज डिफरेंट रीजन्स, द मुगल्स रिक्वायर्ड डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल फ्रॉम ए स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबल्स टूरानिस. दे एक्सपांड, टर्किश जो होता है ना उनको टूरानिस बोला जाता है. दे एक्सपांड टू इंक्लूड इरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान, राजपूत, मराठास एंड अदर ग्रुप. दोस हु जॉइंट मुगल सर्विस वेयर एनरोल्ड एज मानसबादास. देखो अभी मुग़ल का जब रूल्स अपना इंडिया के अंदर चलता तब उसका ओपोस्ट में बहुत सारे लोग थे वहाँ पे. बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग कंट्रीज से लोग आते थे उसके सामने लड़ाई करने के लिए. राजा लोग आते थे उसके सामने लड़ाई करते थे. लड़ाई तो इनका बीच में चालू ही था वहाँ पे, राइट, इंडिया के अंदर. लेकिन ज़्यादातर इन लोग लड़ाई करके जीत नहीं पाए मुग़ल के सामने. इसलिए कुछ लोग जो होते थे वो लोग क्या करते थे, मुग़ल को एक्सेप्ट करते थे, उनके साथ जॉइंट हो जाते थे. उन लोगों को क्या बोला जाता है, मानसबादास. जैसे कि यहाँ पे टर्किश लोग जो होते हैं टूरानियंस लोग ने एक्सपांड किया, इंक्लूड इरानियंस, ईरान के लोग जो होते हैं उनको इरानियंस, इंडियन मुस्लिम जो थे इंडियन मुस्लिम, अफगानिस्तान से लोग जो आते थे वो राजपूत लोग जो थे, मराठास लोग जो थे, एंड अदर ग्रुप्स दोस्त हु जॉइन मुग़ल. इन सभी ने क्या किया, मुग़ल के साथ जॉइन हो गया. The term Mansabadra refers, Mansabar means to the individual who holds a Mansabas, meaning a position of रैंक. उनको एक अलग से एक पोजीशन वहाँ पे दिया जाता है. उनको जो भी ये बाहर के लोग जो मुगल्स के अंदर उनको अथॉरिटी में जाता है उनको फुल अथॉरिटी के साथ उनको कोई ना कोई काम दिया जाता है, जैसे कि मंत्री बनाया जाता है या उस किंगडम का कोई ठेकेदार बना देता है उसको यहाँ पे, या फिर गिविंग सम टाइप ऑफ ए बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन. Rank and salary were determined by a numerical value called Jat. The higher the Jat, the more prestigious was the noble position in our court and large his salary. मतलब उसको हाईएस्ट पोजीशन उसको दिया जाता है और सबसे ज़्यादा सैलरी भी उसको दिया जाता है. सैलरी मतलब हमारे आज के जैसा सैलरी नहीं होता है, उनका ये सोने का जो सिक्का जो होता है, चांदी का सिक्का जो होता है, वैसा उनको सैलरी के तौर पर दिया जाता है. The Mansabadas military responsibility required him to maintain a specified number of savar or cavalrymen. The Mansabas brought his cavalrymen for review, got them registered their horses branded and then received money to pay them as a salary. अभी देखो ये मानसबादास आया कहाँ से, दूसरा किंगडम से या दूसरा रूलर्स बन के आया था, है ना. तो वो लोग अगर वो आ रहा है तो वो अकेला नहीं आ रहा है, वो अपना पूरा गैंग को लेके आ रहा है. He is bringing all his
ऑल इज व्हाट मिलिट्री, है ना, ऑल इज मिलिट्री। अब इस मिलिट्री को किसके साथ ऐड कर दिया, मुग़ल के साथ ऐड कर दिया यहाँ पे। अब मुग़ल के साथ ऐड कर दिया तो मुग़ल को वहाँ पे मिलिट्री के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था कि अगर कोई भी मानसबादास बन के आ रहा है तो उनका जो भी हॉर्स है या जो भी हथियार है, वाट एवर दे हैव, उनको सबको गिनकर उनको प्रॉपर हिस्सा दिया जाए। समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड द मानसबादास, द पीपल हु इज ज्वाइनिंग इन द मुगल एम्पायर, दैट इज कॉल्ड मानसबादास। मानसबादास रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर्स। उनको जो सैलरी जो रेवेन्यू का हिसाब से देता है, रेवेन्यू मतलब मैंने समझा ऐसा कि अगर उसको क्या बोलते हैं अपना सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का, इस तरह से कई प्रकार का चीज़ें उनको दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, जागीर्स, which were somewhat like iktas. These were somewhat like iktas, but unlike muktis, most mansabadas did not actually reside in and administer their jagirs. They only had rights to the revenue of their assignment, which was collected for them by their servant, while mansabadas themselves served in some other part of the country. In Akbar reigns, these jagirs were carefully assessed so that their revenue were roughly equal to the salary of the मानसबादास। और ये मानसबादास जो थे उनको प्रॉपर उनको सैलरी मिलना, उनको प्रॉपर उनको अपना उनके जानवरों को ध्यान रखा जाना और उनको प्रॉपरली सब कुछ चीज़ें उनको मिलते रहना, ये सब ध्यान रखा जाता था। और जब अकबर का टाइम आया रूलिंग करने का टाइम पर, जब अकबर का रूलिंग करने का टाइम आया तब रेवेन्यू वैस रफली इक्वली टू द सैलरी ऑफ द मानसबाद। अकबर का टाइम आया तभी रेवेन्यू जो था वो इक्वली सबको एक जैसा ही मिले, वैसा वहाँ पे रूल किया। भाई औरंगजेब राइन्स, जब औरंगजेब जब रूल कर रहा था, दिस वाज नो लॉन्गर द केस एंड एक्चुअली रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफ्टन लेस दैन द ग्रांटेड सम। There was also a huge increase in the number of mansabadas, which meant a long wait before they received the jagir. This and other factors created a shortage in the number of jagirs. As a result, many jagirs tried to extract as much revenue as possible when they had a jagir. Aurangzeb was unable to control this development in the last year of this reign and the presently therefore suffered tremendously. अब क्या हुआ मालूम है कि अकबर के टाइम पर जब यहाँ पे उन लोग ने सबका एक ही लेवल में, मतलब एक ही सैलरी वहाँ पे उनको दिया जाता, सबको, किसी को ज़्यादा नहीं किसी को जो कम नहीं, इस तरह से सब कुछ मेंटेन करके जा रहा था। लेकिन जब औरंगजेब के टाइम पर जब ये रूल्स आया तो उस टाइम पर क्या हो गया, सब लोग ने, अभी देखो जो भी रूलर्स जो था वो लोग क्या बोलते थे, अरे यार इनके साथ मिल जाने में क्या प्रॉब्लम क्या है, राइट, इफ़ वी विल इन्वॉल्व विथ देम, इफ विल वर्क विथ देम, सो नोबडी कैन टच अस, है ना। तो फाइट के अंदर कोई हमारे साथ कोई लड़ाई में जीत नहीं पाएगा और हम लोग आराम से यहाँ पे जिएंगे और हमारे राज्यों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर कोई भी मुग़ल के ख़िलाफ़ अगर हो जाता तो क्या हो जाता, वो लोग हार जाते थे, है ना, बहुत सारा नुकसान हो जाता, बहुत सारे लोग मर जाते थे, सैनिक लोग मर जाते थे। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि भाई लड़ाई करने से अच्छा है इनके साथ मिल जाओ। ऐसा सोचने वाले बहुत लोग थे। इसके वजह से क्या हो गया कि औरंगजेब के टाइम पर ऐसा बहुत केसेस आया और उनके साथ मिलने लगे, लेकिन औरंगजेब को इन सब को बैलेंस में रखने के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। विच मीन्ट ए लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव जागीर। और उसके बाद क्या हो गया, उनको जो जागीर जो था वो लंबा टाइम तक उसको रहना पड़ता था, क्योंकि मानसबादास जब भी इनके साथ मिलते थे तो उनको कोई ना कोई पोस्ट उनको देना पड़ता था, अच्छा सैलरी उनको देना पड़ता था, फैसिलिटीज़ उनको देना पड़ता था। इसके लिए उनको बहुत सारे दिन मीन्स लंबे टाइम तक उनको वेट करना पड़ता था। दिस एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर्स। अभी ये क्या हो गया, जागीर जो था वो धीरे धीरे शॉर्टेज होने लगा। यहाँ पे कोई प्लेस नहीं था जहाँ पे इन लोगों को रखा जाए। एज ए रिजल्ट मैनी जागीरदास ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल वाइल दे हैड ए जागीर। औरंगजेब वाज अनेबल to control this development in last year of his reign and the presently therefore suffered tremendously। और लास्ट में क्या हो गया कि इसको संभाल पाया नहीं। ठीक है, नाउ जब्त एंड जमींदार, द मेन जब्त एंड जमींदार। जब्त मतलब क्या करना है,
कि अगर किसी को ज़मीन दिया है, अगर किसी को ज़मीन दिया है और उसको लीज़ पे दिया होगा या कोई इंटरेस्ट में दिया होगा, कि उनका ज़माने में इंटरेस्ट क्या था वहाँ पे कि भाई अगर कोई क्या बोलता है कोई खेती करता है, राइट, ज़मीन जो फार्मर्स को फार्मिंग करने के लिए दिया जाता है, तो फार्मिंग करने के बाद देने के बाद जब वहाँ पे उस फार्मर्स के पास सफिशिएंट ग्रेन्स अगर नहीं मिलता है उस फार्मर में, उस खेतीबाड़ी में, नहीं तो फिर उनको मिल जाता है, तो उनको क्या करना, अगर 10 बोरी है तो उसमें से 5 बोरी जो है वो एम्पायर को दे देने का है, बाकी उनको रखना है। उस ज़माने में क्या होता था, एक उनको रखना था, बाकी के 9 एम्पायर को दे देना था। ये धीरे धीरे हाफ हो गया और उसके बाद पैसे में आ गया। अगर कोई भर नहीं सकता है तो क्या करेगा, उसका ज़मीन जो भी था वो सब कुछ जब्त कर लेता था, राइट। दैट इज कॉल्ड व्हाट, जब्त। जमींदार मीन्स जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होता है, जिसको जन्मी बोलता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ज़मींदार। ये ज़मींदार जो होता है उन लोगों के पास बहुत सारी ज़मीन होता है, ज़मीन मतलब बहुत सारा लैंड होता है, एग्रीकल्चर लैंड होता है, उस लैंड को वो लोग लीज पे देता है। ओके, सो The main source of income available of Mughal rulers was tax on the production of the peasantry। अब मुग़ल को एक देखो, कोई भी किंगडम चलाने के लिए इनकम तो होना चाहिए, विदाउट इनकम किंगडम क्या काम का, राइट। तो किंगडम इनकम नहीं है तो किंगडम नहीं है। तो मुग़ल का सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ था, उसका कहाँ था, एग्रीकल्चर में। तो टैक्स ऑन द एग्रीकल्चर, यानी कि जो खेतीबाड़ी में जो काम करता था उनका टैक्स में। इन मोस्ट प्लेसेस पीसेंट पे टैक्सेस थ्रू द रूलर एलाइट्स, दैट इज़ द हेडमैन ऑफ द लोकल चिफ्टेंस। ज़्यादातर रूलर जो गांव में जो था होता क्या था वहाँ पे, कि वहाँ पे एक चिफ्टेन होगा, वहाँ पे लोकल चिफ्टेन होगा, वो उसका हफ्ता वसूली करेगा। द मुगल्स यूज्ड वन टर्म जमींदार टू डिस्क्राइब ऑल द इंटरमीडिएट्स वेदर दे वे लोकल हेडमैन ऑफ विलेज और पावरफुल चीफमैन्स। मुगल जो जमींदार जो था वो क्या करेगा, सभी ये इन सभी को लोकल हेडमैन को बता देगा कि भाई कौन सा जगह पे कितना हफ्ता लेना, कैसा लेना, ये सब कुछ उनको सिखाएगा। अब द अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर टोडल माल कैरिड आउट ऑफ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यार्ड प्राइस एंड एरियाज कल्टिवेशन फॉर 10 years पीरियड 1570 to 1580। ऑन द बेसिक ऑफ दिस डाटा टैक्स वॉज फिक्सड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। अब अकबर जब रूल करने आया तो वहाँ पे क्या हो गया कि सब कुछ वहाँ पे पहले सर्वे करता था। सर्वे करने के बाद उन लोग क्या करते थे, उसको सही तरह से उन लोग उसको बताते थे कि भाई कितना इनको मिला, कितना हमको कैश टैक्स के तौर पर देना है, राइट। तो ये सब कुछ वहाँ पे हिसाब किताब रखा जाता था और ऑन द बेसिक ऑफ दिस डाटा टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप्स इन कैश। यानी कि उन लोग ने बताया कि भाई कैश के तौर पर, यानी कि कोई ग्रेन्स या ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ उसको बेचने के बाद जो पैसा मिलता है इतना पैसा हमको दे देने का। ईच प्रोविजन वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल विथ इट्स ओन शेड्यूल। द रेवेन्यू रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल क्रॉप्स, दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त। ये क्या हो गया, बाद में जब वो लोग कैश नहीं भर सकते थे तो वो लोग क्या करते थे, जो खेतीबाड़ी जिसका भी होता था वो उसको क्या करते थे, जब्त कर देते। ये जब्त इस तरह से आया। इट वाज, जैसे कि आज भी ये जब्त का सिस्टम है। जैसे कि हम लोग एक कार लिया, नहीं तो एक हाउस लोन पे लिया, अगर हम लोग उस लोन को नहीं भरेंगे तो क्या होगा, बैंक वाले उसको जब्त कर लेंगे और उसको क्या करेगा, उसको हराजी में बेच देंगे। हराजी मतलब उन लोग क्या करते हैं भाई, उसको बताएंगे भाई इसके घर का इतना कीमत आता है और मार्केट में इतना वैल्यू है, तो उसके हिसाब से उसको क्या कर देगा, बेच देगा और बैंक वाले अपना पैसा निकाल कर बाकी का जो पैसा जो होता है वो मकान मालिक को दे देगा। इसको जब्त बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक फ़ोटो दिया गया है, यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे ये सिस्टम यहाँ पे दिया गया, दैट डिटेल्स फ्रॉम ए मिनिएचर फ्रॉम शाहजहां राइन्स डिपिक्टिंग करप्शन इन हिज फादर्स एडमिनिस्ट्रेशन। देखो ये कौन करप्शन है, ए करप्ट ऑफिसर रिसीव्ड ए ब्राइब एंड ए टैक्स कलेक्टर पनिश ए पुअर पेशेंट। ये करप्ट वाला पर्सन जो है वो क्या करता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करता है, वो पैसा लेता है ना अपने बात को दबाने के लिए। और दूसरा जो है पनिशमेंट को किसको देता है, जो कलेक्टर, टैक्स कलेक्टर जो बेचारा खेतीबाड़ी कर उसको कुछ बचता नहीं है और ये बेचारा सूखा भूखा देखो हड्डी सब कुछ बाहर आ गया और उसको मार के उसको पैसा हफ्ता वसूली करता है। ओके, नाउ एंड कीप वेरी सो जब्त। It was prevalent in those areas where Mughal administrators could survey the land and keep
केयरफुल अकाउंट। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंस सच एज गुजरात एंड बंगाल। अभी देखो सब पूरा का पूरा इंडिया में, पूरा का पूरा इंडिया के अंदर जहाँ पे इसने भी रूल किया है, यहाँ से लेकर काबुल से लेकर यहाँ पे बेरार तक, जो बंगाल, पटना, ये गुजरात, ये सिंध, सब जगह पे क्या कर रहा था, यहाँ पे अपना राज्य को चला रहा था, राइट। मुगल एम्पायर अपना किंगडम को चला रहा था, रूल कर रहा था। लेकिन गुजरात और बंगाल के अंदर ये टैक्स का कोई चाल उसका खिला नहीं। क्यों? In some areas, the zamindars exercised a great deal of power. The exploitation by Mughal administrator could drive them to rebellion. Sometimes zamindars and peasants of the same caste allied in rebelling against Mughal authority. This peasant revolt challenged the stability of the Mughal empire from the end of the 17th century. अब यहाँ पे हुआ क्या मालूम है कि कुछ जगह पे मुगल्स का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो सही तरीके से जहाँ पे ये अपना ज़मींदार लोग जो थे उनको पनिशमेंट दे नहीं सका, या फिर दे कैनॉट कैच हिम बाय देयर करप्शन, because what happened there, those zamindars is working there, the zamindars relatives was also with them only. उनका ही अपना कास्ट का हो सकता है या अपना रिलेटिव्स हो सकता है, इसलिए वो लोग मुगल्स का ओपोस में उन लोग उसको काम करते। काम तो मुगल के साथ ही करने का, एम्पायर के साथ ही करने का, लेकिन जो भी इनकम जो आता था उसके अंदर वो लोग झूठ बोलकर, मुगल्स एम्पायर को झूठ बोलकर जो उनको मिलता था उसका आधा वहाँ पे बताकर सारा का सारा चीज़ जो था वो अपने हाथ में रखता था, राइट। तो ये चीज़ जो था 17वीं सेंचुरी के टाइम पर, तो यहाँ पे जब ये करप्शन चालू हो गया यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हो गया, धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर का ताकत धीरे धीरे कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि इनकम आना बंद कर दिया, इनकम आना ही बंद कर दिया। बच्चे लोग, अगर कोई इंसान बड़ा बनता है कि उसके पास पैसा है, उसके पास इनकम है, आवक है, तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अगर एक आदमी के पास अच्छा सैलरी है, अच्छा नहीं तो बिजनेस है, नहीं तो अच्छा इनकम है, सब कुछ है, और वो अचानक से बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ख़त्म, वो आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा वो। तो इसी तरह मुग़ल एम्पायर के टाइम पर क्या हो गया, 17वीं सेंचुरी के टाइम पर जब इन लोगों ने, जब जमींदार और इन लोगों ने सब ने अपना अपना लोगों को वहाँ पे काम पे लगा दिया, तो धीरे धीरे क्या हो गया, वहाँ पे मुग़ल एम्पायर तक पूरा पैसा पहुँच पाया नहीं। समझ में आया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी अकबर के बारे में। अकबर ऑर्डर वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड कोर्टियर्स अब्दुल फजल टू राइट ए हिस्ट्री ऑफ हिज राइन्स। अब्दुल फजल जो है वो राइटर था, उसको बोला कि मेरे बारे में पूरा हिस्ट्री लिखो। अब्दुल फजल रोट ए 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर राइन्स। उसने 3 वॉल्यूम यानी कि 3 पार्ट बनाकर उसने बनाया। टाइटल अकबरनामा, उसका नाम मतलब को बुक का नाम दिया है अकबरनामा। द फर्स्ट वॉल्यूम डेल्ट विथ अकबर्स एंसेस्टर्स एंड सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ द अकबर्स राइन्स। द थर्ड वॉल्यूम इज़ द एन.आई. अकबरी, राइट। फर्स्ट वाला क्या नाम था? अकबर उसका फर्स्ट वॉल्यूम का नाम क्या था? विथ अकबर्स एंसेस्टर्स एंड द सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड इन द इवेंट्स ऑफ अकबर राइन्स एंड थर्ड इज एन.आई. अकबरी। अकबरी मतलब कोर्ट, अकबर का कोर्ट, दैट इज कॉल्ड अकबरी। इट डील्स विथ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था यहाँ पे, राइट। household army, the revenues and the geography of his empire. It also provides rich detail about the tradition and culture of the people living in India. The most interesting aspect about the N.I. Akbari is its rich statistical details about things are diverse as crops, yield, price, wages and रेवेन्यू, राइट। यहाँ पे सबका टैक्स का हिसाब किया जाता था वहाँ पे कि किसने किसने कितना कितना पैसा यहाँ पे दिया। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि एक आदमी का हाथ में क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा थैली है, राइट। ये फार्मर्स हो सकता है यहाँ का, और वहाँ के लोग होता है जो बताता है यहाँ पे ये हिसाब किताब यहाँ पे अकबर को बताता कि भाई ये कितना का फसल हुआ है, कितना पैसा उसको मिला है, कितना किलो का है, कितना उसका रेवेन्यू बनता है ना, ये क्रॉप्स कितना है, ये सारा का सारा यहाँ पे दिखाया गया। ओके, तो ये है चैप्टर नंबर 4 का दिल्ली सुल्तान। इसमें आप पेज नंबर 51, 52, 52 और 53 को रीड करेंगे। थैंक यू।